नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065308608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वाईकॉम सत्याग्रह, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, गहरे समुद्र में जो खनन चल रहा है उसके ऊपर, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, फर्स्ट एवर फेरनेरियम फेरिनियम, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो फर्स्ट आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं, वो है वायोकम सत्याग्रह। ये साल जो है वायोकम सत्याग्रह के पूरे 100 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए ये एक आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट है। वायोकम सत्याग्रह एक्चुअली में ट्रावनकोर या आप कह लीजिए केरल के रीजन में जो है 35 किलोमीटर के पास ही कोची जो है केरल, वहां पे सिचुएटेड। तो ये वायोकम जो है ये पूरा एरिया, ये वायकम आपको याद रखना है, वाराणसी ऑफ द साउथ भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसको एक बहुत ही फेमस वायकम शिव टेम्पल है। और ये होता क्या था कि इस मंदिर में जो निचली जातियां थी ना, वहां पे उनको प्रवेश ना करने की अनुमति थी। और यहाँ तक कि वैकोम शिव मंदिर के आसपास की सड़कों में भी उनके लिए रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि इनको क्या माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। तो वहां पर जो है आप कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी या फिर आप कह लीजिए अस्पर्शता बहुत ज्यादा जो है वो घिरी हुई है। ठीक है। तो वायोकम सत्याग्रह जो है वो 1921 में यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट टी के माधवन जो है वो एक बार महात्मा गांधी से मिले थे और उन्होंने यहाँ पर इस चीज को लॉन्च करने के लिए बात कही थी। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि भाई सलाह और समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से तिरुनेलवेली में महात्मा गांधी से मुलाकात करी और वहां पर ही इस पूरे को ऑर्गेनाइज करने की बात कही। तो इस पूरे संघर्ष में जो गांधी जी हैं उनकी भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से शिक्षित उच्च जाति के हिंदू जनमत को मंदिर प्रवेश में लाने में जो है वो सहायता मिल सकती थी। तो टीके माधवन जो है फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए और उन्होंने 1923 का जो काकीनाडा का सेशन था वहां पर भी यहाँ जो है वो जो है ज्वाइन भी किया था उसको। और फिर यहाँ पर ये रिजोल्यूशन लिया गया था कि टेम्पल जो है उसमें हिंदुओं को वहां पे जाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उनसे कोई भी छीन नहीं सकता है। और फिर यहाँ पर 30 मार्च 1924 को नायर कम्युनिटी के दो अनटचेबल या अछूत जो है वो यहाँ पर प्रदूषणकारी जातियों के लिए जो बंद था उसके लिए वो वहां पर पहुंच गए। और फिर जब उन्होंने ये रूल तोड़ा तो उनको यहाँ पर गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनको 6 महीने की कैद भी सुनाई गई। और फिर गांधी ने जो है इस आंदोलन को मंजूरी दी और वहां पर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो किया गया। और सिर्फ जो अनटचेबल्स नहीं, उस पूरे में ईसाइयों और सिख इन लोगों ने तक पार्टिसिपेट किया था। और जो जब मैंने बताया था ना, जहाँ पे वो जगह है जहाँ पे वो लीडर्स जाते हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब जो एक रास्ता था जहाँ पे मना था जाना सड़क पर, उस सड़क पर भी ये लोग यहाँ पर जाने की कोशिश किए थे। उसके बाद जो समाज सुधारक और मद्रास कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं ईवी रामास्वामी नायकर वैकोम, वो जब वैकोम पहुंचे तब जब सत्याग्रह के कुछ नेताओं को जेल में ऑलरेडी डाल दिया जा चुका था। तो ये था पूरा। और इसमें पूरे में महात्मा गांधी का रोल क्या था, ये महात्मा गांधी केरल में मार्च 1925 में गए भी थे और पूरे वहां पर जो है वो डिस्कशन भी की थी वहां की महारानी रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ, और स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ काफी मुलाकात भी की थी और वहां पे पूरा एक अग्रीमेंट भी साइन किया था। और यहाँ पे जो ये पूरा सत्याग्रह है वो 8 महीनों तक जारी रहा था और इसकी वजह से सरकार को और ज्यादा अनुदान देने के लिए विवश किया जा सका था। तो ये पूरा उस समय हुआ था, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद इस सत्याग्रह के बाद जो अस्पृश्य लोग थे उनको यहाँ पर अलाउ कर दिया गया कि वो जा सकते हैं पूरे में टेम्पल के एरिया में। और कुछ रोड्स को यहाँ पर जो है वो एक्सेस मिल गया था, पर पूरे का एक्सेस नहीं मिला था। सिर्फ किंतु जो है कुछ आसपास मंदिर के आसपास की जो कुछ सड़कें थी
वहां पे जाने का मन किया था। वैकोम सत्याग्रह की सीमित सफलता के बावजूद भी मंदिरों के अंदर प्रवेश की मांग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। 1936 में फिर ये जो है पूरा एक आंदोलन हुआ, उसके बाद पूरा यहाँ पर राइट मिल जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसने व्हाट्सएप के साथ कोलैबोरेशन करके और एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन करके जो है पूरा व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा कि अब जो भी बैंकिंग सर्विसेज चाहते हैं पोस्ट पेमेंट बैंक से, व्हाट्सएप के थ्रू पूरा मिल जाता है। जैसे कि देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक बैंक जो है भारत में, उसने अपनी खुद की व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो लॉन्च की हुई है ना। व्हाट्सएप का पूरा यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया हुआ है कि व्हाट्सएप किस तरीके से होगा, व्हाट्सएप का क्या क्या रोल होगा, वो सारी चीजें की हुई है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी जो है यहाँ पर व्हाट्सएप सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो क्या है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक तरीके का ऐसा बैंक है जो कि इंडिया का पोस्ट संभालता है, जहां पे पूरी मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा सरकार के अंतर्गत ही यहाँ पर इसको पूरा स्थापना की गई है। और ये जो बैंक है ये बाकी किसी बैंक की तरह ही होता है, लेकिन इसका संचालन जो है बिना किसी क्रेडिट जोखिम के छोटे पैमाने पर ही किया जाता है, बहुत कम पैमाने पर ही होता है और सारे काम ये देख सकता है। मतलब सारी चीजों का एक्सेस है इनके पास। इसका मोटो जो है वो क्या है कि प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लेन देन महत्वपूर्ण है और प्रत्येक जमा मूल्यवान है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसका विजन क्या है? आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक को एक बनाना, एक डेवलप करना। उद्देश्य क्या है? बाधाओं को दूर करके बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में लागत कम करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की कोशिश करना। और ये जो है पूरे 2023 13 के कंपनी एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड है, और ये आज के समय में पूरी तरीके से काम करता है। तीसरा आर्टिकल है हमारा डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग का मतलब होता है गहरे समुद्र में खनन की प्रक्रिया का होना। देखिए, अभी संयुक्त राष्ट्र जो है उन्होंने जुलाई 2023 से गहरे समुद्र में खनन कार्य को अनुमति जो है वो दे दी है, यूएन द्वारा दे दी गई है। यूएन ने ये सब क्यों बोला है? क्योंकि कोई खनन संविदा मौजूद नहीं है, कई देशों ने इस बात पे जोर दिया। तो यहाँ पर ये बोला कि भाई इसके लिए रूल्स भी होने चाहिए और पूरा इसके लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब 2 सप्ताह की पूरी बातचीत करने के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि वह जुलाई में उन कंपनियों से परमिट आवेदन लेना शुरू करेगा जो समुद्र के तल में खनन करने के इच्छुक है। देखिए, गहरे समुद्र में जब खनन का पूरा प्रक्रिया होती है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब 200 मीटर से भी नीचे, 200 मीटर से भी नीचे जाकर के आप पूरे खनिज के भंडार को दोबारा से प्राप्त करने की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें आपका तांबा, निकल, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जस्ता, लिथियम, कोबाल्ट, ऐसी धातुओं को जो है उनका जो स्थल जमाव हो रहा है उसके कारण जो यहाँ पर तनाव बढ़ता जा रहा है, उसको देखने के लिए ये चीज की गई है। और इनकी डिमांड भी काफी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि स्मार्टफोन हो गया, सोलर पैनल हो गए, जो ये बैटरीज होती हैं, इन सब के लिए जो धातु है, ये तांबा, निकल, एल्यूमिनियम, लिथियम, इनकी मांग तो बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए खनन करने की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है भाई। जैसे प्रमुख कुछ खनिजों के एग्जाम्पल लीजिए, तो पॉलीमेटलिक नोड्यूल, कोबाल्ट से भरपूर जो है फेरोमैंगनीज क्रस्ट, पॉलीमेटलिक सल्फाइड, इस तरीके की चीजें शामिल हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय जल है वहां पे खनन 2026 की प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा। भले ही गहरे समुद्र में खनन को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए बहुत सारे नियम यहाँ पे लागू किए जाएं, उससे अभी काफी दूर है, पर ये सब चीजें जो है वो की जाएंगी। इससे जुड़े हुए कुछ चिंताएं हैं, कुछ मुद्दे हैं। जैसे कि अभी जो है पूरा एरिया को यहाँ पर करना, ये सब चीजें अरेंज करना, ये सब चीजें जो अरेंज की जाती है, जैसे मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन के मेरियाना ट्रेंच जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। अगर मैं ये डीपेस्ट पॉइंट की बात करूँ तो मैं आपको एक और यहाँ पे पॉइंट बता दूं। डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच में भी कौन सा है? चैलेंजर डीप। ठीक है। तो ये पॉइंट को यहाँ पे खनन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही नीचे की तरफ जाने को मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा पूरे जो सी फ्लोर है,
समुद्री तल है उसमें भी विक्षोभ है, मतलब डिस्टरबेंस होगा वहां पर भी, जिससे क्या होगा कि जो वहां पे रहने वाली प्रजातियां हैं उनका यहाँ पे लॉस होगा। कुछ प्रजातियां ऐसी भी हो सकती है जो और कहीं नहीं पाई जाती हैं। तो वहां पे जो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना है, कार्य का विखंडन है, वो बहुत ज्यादा हानि वहां पे होने को बिल्कुल बिल्कुल इसका चांस है। प्रदूषण भी बढ़ेगा, जैसे कि वेल, टूना, शार्क, ऐसी सब चीजें जो है, जो हमारे ये मैमल्स हैं, ये सारे पानी में ही रहते। तो अगर हम खनन करेंगे तो शोर तो आएगा ना, ड्रिलिंग तो करेंगे ना खनन करने में, तो वहां पे जो भी वेसल होंगी, इक्विपमेंट्स होंगे, उससे शोर बढ़ेगा। तो उस शोर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो जहरीले उत्पाद होंगे वहां से रिसाव होगा, उससे शोर होगा, कंपन होगा, और प्रदूषण प्रभावित होगा ही होगा। साथ ही साथ जो वहां पे मिलने वाले छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, उनमें भी किसी बिना किसी प्रकार का जो एक कह लीजिए आप, मतलब एक तरीके से सेडिमेंट्स जो है ना, उनकी भी कुछ ना कुछ ढेर बनना वहां पे शुरू हो जाएगा। तो अभी यही है, इसके आगे का अगर मैं बात करूँ तो आगे क्या हमें यहाँ पे कदम उठाने चाहिए, तो सबसे पहला कदम यही है कि अगर इस तरीके की चीजें करनी है तो पहले उसके लिए एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस तैयार होना चाहिए। ठीक है, पूरा पारिस्थितिक तंत्र जनता को कैसे प्रदान करना है, कैसी महत्वपूर्ण सेवाएं होंगी जैसे भोजन, कार्बन पृथक्करण, पूरी की पूरी समझ को यहाँ पर बेहतर बनाने की आवश्यकता है। और गहरे समुद्र में जो भी खनन की प्रक्रिया होगी उसका नियंत्रण जो है वो पारदर्शी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, समावेशी, प्रभावी और पर्यावरण रूप से जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। मतलब इस बात का यह है कि भाई वो कहीं पर भी पर्यावरण को हार्म ना करता हो। क्योंकि आज के टाइम में हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, आप देखते हो भाई हर जगह पर पर्यावरण से संबंधी चीजें आती, तो इसको जरूरत है कि हम इसको भी ठीक करें। और खनिज के जो पुनः उपयोग है, पुनर्चक्रण है, इसके लिए हमें नई नई चीजों को यहाँ पे शामिल करना होगा। और जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनसे परामर्श करने की यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल पे जरूरत है, मतलब लोकल कम्युनिटी से बात करने की जरूरत है, उनसे यहाँ पर परामर्श करें। और आधारभूत अध्ययनों के आधार पर कठोर और पारदर्शी प्रभाव को भी आकलन किया जा सके। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। अगर कभी डीप सी खनन होता है तो वो कुछ इस प्रकार का होता है, या आप देख लीजिए पिक्चर को पूरी, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक पूरी एक पाइप है, ठीक है, 4500 मीटर, और ये कुछ वेसल्स हैं, माइनिंग वेसल्स होती हैं। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे एरिया को ओशन करंट्स, डायनेमिक राइजर, डिस्चार्ज पाइप, फोटोक जोन, डिस्फोटिक जोन, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करके जो है वो खनन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जोन बनाए जाते हैं, जैसे ए फोटिक, डिस्फोटिक, ए फोटिक, अलग अलग प्रकार के जोन्स होते हैं। और उसी में पूरा किस तरीके से आगे हमने खनन करना है, अंदर जाना है, कौन से एरिया में जाना है, सब चीजें वहां पर डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ आर्टिकल है हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो कि एक बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ पूरा होगा, जिसमें जो नई विद्युत नीति आ रही है उसमें जो है कोयले से चलने वाली परियोजनाओं को काफी ज्यादा समर्थन किया गया है। और साथ ही साथ कोयले से जुड़ी हुई जितनी भी अगर हम चीजें इम्प्रूव कर सके उसका समर्थन है। और विशाल लिथियम बैटरी के भंडारण को भी प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो अभी नया प्लान इसके लिए 2022 से लेकर के 27 तक का पूरा एक प्लान यहाँ पे तैयार हुआ है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, जिसमें पिछले संस्करण से नीतिगत उपाय में प्रत्यक्ष उलटफेर का प्रतीक है, जहां पे वृद्धिशील क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा, वो सब चीजों पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये जो नया फ्रेश ड्राफ्ट पूरा जो तैयार किया गया है, ये पूरा फ्रेश ड्राफ्ट 2021 से 32 तक के 17 गीगावाट से लेकर 28 गीगावाट तक की नई कोयला आधारित क्षमता जो है उसकी आवश्यकता को पूरा एक करने की कैपेसिटी रखता है। अगर मैं इस पूरे प्लान की बात करूं तो इससे जुड़ा हुआ है पहले एक एक्ट आ चुका है 2003 में, वो ये कहता है कि केंद्रित विद्युत प्राधिकरण, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, वो जो है यहाँ पर एक राष्ट्रीय विद्युत नीति को यहाँ पर एक तैयार करेगी। और 5 वर्षों में हर बार एक ऐसी योजना को बनाया जाएगा, अधिसूचित किया जाएगा, और उस योजना के तहत आगे पूरा काम होगा। तो आप कह लीजिए 5 सालों के लिए पहले होगा, और लेकिन उसकी जो सोच होगी, ऐसा नहीं कि 5 सालों के लिए सिर्फ प्लान बना के छोड़ दिया, उसकी जो सोच होगी वो आगे आने वाले 15 सालों तक के लिए होगी। और इसको बार बार जो है असेस भी किया जाएगा। सबसे पहली बार इसका जो प्लान है 2007 में आया, फिर 2013 में आया, और फिर 2017 से 22 के लिए आया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा प्लान है। अब इस पूरे प्लान के अंदर आप देखेंगे तो उसकी की हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार से है कि कोयला के आधारित विद्युत ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अभी का जो कह रहा है कि भी 17 गीगावाट से 28 गीगावाट तक पहुंचाई जाएगी। 25 गीगावाट का निर्माणाधीन कोयला जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी। और रिन्यूएबल एनर्जी थ्रस्ट
अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता यहाँ पर पूरी प्रकार से देने की कोशिश की जाएगी। 5 घंटे की दैनिक उपयोग दर के साथ 51 गीगावाट से 84 गीगावाट के बीच में यहाँ पर अनुमानित बैटरी भंडारण आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है इस पूरे में। और इसके लिए क्या अभी ऑप्शंस अवेलेबल है, देखिए। अभी यही है कि अभी तो देखो, आप जानते हैं कि जैसे आज के समय में लिथियम आयन की जो बैटरी है उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो जो है ना, ये बैटरी को स्टोर करना, ये भी एक बहुत ज्यादा हैवी काम हो जाता है, बहुत भारी काम हो जाता है। ठीक है। तो इसमें वही है, एनर्जी टाइम शिफ्टिंग को यहाँ पर इम्प्रूव करना, हाइब्रिड एनर्जी को इम्प्रूव करना, वाटर से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम है उसको लेकर के आना, वाटर से जुड़ी हुई सारी चीजों को यहाँ पर जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर की जाएंगी। और वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट यहाँ पे किया जाएगा। अगर मैं आगे के चैलेंजेस की यहाँ पर बात करूं, तो जितने भी यहाँ पर बेस लोड क्षमता के लिए पुराने अनमय कोयले से चलने वाली संयंत्रों पर जो है निरंतर रूप से निर्भरता को जो है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और इंडिया जो है यहाँ पर 200 जो है मेगावाट श्रृंखला के कोयला आधारित विद्युत ऊर्जा संयंत्रों का विशाल बेड़ा 25 साल से भी हमारा अधिक से पुराना है। तो पुरानी तकनीक पर जो संचालित होता है, और उसके लिए आपको जो है नई अभी योजना का वादा नहीं किया जा सकता है। तो अभी इसके लिए चैलेंजेस काफी सारे हैं, बट वो चैलेंजेस को इम्प्रूव करने की सरकार द्वारा कोशिश है। और बैटरी की रिक्वायरमेंट को देखना, इन सब चीजों की कोशिश आप यहाँ पे देख सकते हैं। या आप देखेंगे पूरे इसमें पूरी फिगर में, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि भाई कितनी कितनी कैपेसिटी जो है वो इस फिगर में दी गई है, कि ये कैपेसिटी है। लार्ज हाइड्रो कितना है, स्मॉल हाइड्रो बायोमास का कितना है, और सोलर देख सकते हैं सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है 34% के करीब सोलर एनर्जी पर ही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इतनी मेगावाट यहाँ पे रखी जाएगी। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर फेरनियम, पहला फारेनियम जो है पहली बार जो इराविकुलम नेशनल पार्क है, आपने सुना ना इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल में। तो केरला का जो इराविकुलम नेशनल पार्क है वहां पर इनको पहली बार पेरनेरियम जो है पहली बार दिया गया, जिसमें क्या होगा कि पूरे पार्क का जो जैव विविधता है, वहां पे जितने आने वाले आगंतुक मतलब विजिटर्स है उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। अभी है क्या, राविकुलम नेशनल पार्क जो है यहाँ पर कनन देवन हिल्स में सिचुएटेड है। कनन देवन हिल्स जो है वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है, दक्षिण पश्चिमी घाट का। इन्हें नील कुरुंजी भी बोला जाता है, एक ऐसा फ्लावर जो कि 12 साल में एक बार यहाँ पर ब्लूम होता है या फिर खिलता है। अनाईमुड़ी जो पीक है ना, सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। किसकी हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक है, तो वो भी यहीं पर सिचुएटेड है। और यहाँ पर जो है एक ये नील कुरुंजी अभी ना न्यूज में थे, मैंने आपको पहले भी कवर कराया वैसे ये, पर आप यहाँ पर भी सुन सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और कवर कर लेना इसको जरूर। नील कुरुंजी फ्लावर्स जो है वो 12 साल में एक बार है, ये क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पे मिलते हैं ये। और इस पूरे के पूरे यहाँ पर जो पार्क है वहां पे आपको कई ज्यादा घास के मैदान मिलेंगे। लेकिन जो अगर ये पूरी घाटी की ऊपर भाग है वहां पे शोला वन, शोला वन क्या होते हैं, शोला वन होते हैं जो कि नीलगिरी फॉरेस्ट रिजर्व में देखने को मिलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शोला फॉरेस्ट। तो यहाँ पर वो भी कई भागों में पाए जाते हैं। नीलगिरी तहर, गौर, सुस्त भालू, नीलगिरी लंगूर, बाघ, तेंदुआ, विशालकाय गिलहरी, जंगली कुत्ता, ये सब चीजें यहाँ पर आमतौर पर आपको इजिली देखने को मिल जाएंगी। अब ये जो फर्नेरियम है, ये जो है यहाँ पर ये होगा क्या, ये पहला एक ऐसा पार्क के रूप में बनाया बनाया जा रहा है जो जैव विविधता के बारे में आपको पूरा बताएगा। ठीक है। यहाँ पर जो फर्न है ये एपिफाइटिक कुल का एक हिस्सा है और स्वस्थ वनों के पारिस्थितिक संकेतक होते हैं। और ये एपिफाइट एक ऐसा पौधा होता है जिसमें वृद्धि हेतु जमीन के स्थान पर बल्कि अन्य पौधों की सतह को आधार बनाया जाता है। ये मिट्टी रहित स्थिति में काफी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, पेड़ों के निक्षालन के माध्यम से जल और पोषक तत्वों को भी प्राप्त कर लेता है। और ये जो है आपको फेरेनियम जो है पूरी तरीके से आपको, और ये ऑर्किडेरियम मतलब कि जो फूल होते हैं उनके पास आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से होता क्या है, ये जो फर्नारियम जो है ये एक तरह का ग्रीन हाउस या वनस्पति उद्यान है जिसमें फर्न, जो एक प्रकार का पौधा सा होता है फर्न,
जिसमें फूल नहीं होते और पूरे पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए साधारण ट्यूबों पर निर्भर होते हैं, उन्हीं को कृषि हेतु डिजाइन जो है यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पूरा जो है वो याद में रखना है। ठीक है भाई, समझे इस बात को? तो इस तरीके से आपसे जो है वो एग्जाम में सवाल बनता है। ये क्या है फरेनियम, क्या चीज है, कहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, सेल्फी पॉइंट बनाया, सेल्फी पॉइंट तो खैर काफी सारी जगह पे, काफी सारे नेशनल पार्क में अब तो कहे काफी ज्यादा इसको जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करी गई है। काफी सारी जगह पर ये जो है आपको आज के समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। बग्गी कार्स, बहुत सारी जो है बग्गी कार भी जो है आपको देखने को मिलेंगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये आप फेरिनियम का इस्तेमाल करने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ बना हुआ है, ये याद रखिएगा। समझ रहे हैं सब लोग? आज के लास्ट आर्टिकल पे आते हैं। अब ऐसा ही है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जैसे बाकी कंप्लीट करे ऐसे ही अब आप लोग बांदीपुर टाइगर रिजर्व को देखिए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व 50 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है भाई, भारत में बांदीपुर में उस समय 12 टाइगर थे जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया। सुना ना सबने प्रोजेक्ट टाइगर? लेकिन सुरक्षा उपाय जितने भी है उसमें चलते हुए स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्री इन इंडिया 2018 की एक जो रिपोर्ट आई है उसके तहत वर्तमान में यहाँ पर कुल बाघों की संख्या 173 हो चुकी है, जबकि बाघ अभयारण्य के भीतर बाघों की संख्या 126 आंकी गई है। असल में यहाँ पर जो महाराजा थे मैसूर के पूरे मैसूर साम्राज्य के जो महाराजा थे उन्होंने 1931 में 90 वर्ग किलोमीटर के एक अभयारण्य की स्थापना की नाम वेणुगोपाला वन्यजीव अभयारण्य के रूप में रखा था सबसे पहले। ठीक है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है 1973 के तहत ही यहाँ पर बनाया गया है। उसमें 800 किलोमीटर को और ज्यादा जोड़ा गया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। केरल में अभी पढ़ा ना, इराविकुलम वो नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व है। और ये जो है चामराजनगर जिले में एक जो है ध्यान सिचुएटेड है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के ट्री जंक्शन क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो किससे घिरा हुआ है? वो नागरहोल बाघ अभयारण्य, मुदुमलाई और वायनाड वन्यजीव जो है अभयारण्य से घिरा हुआ है। ये चारों क्षेत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, ये यूनेस्को का सबसे बड़ा यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में बन जाता है। इसके पास कौन कौन सी रिवर्स आती है? काबिनी, मोयार और नुगु। छोटे छोटे रिवर्स हैं, ज्यादा बड़े रिवर्स नहीं है। वो यहाँ पर आपको फ्लो करती हुई दिखेंगी। और इस पूरे टाइगर रिजर्व का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसे कहते हैं हिमवाद गोपाल स्वामी बेट्टा। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, शुष्क शुष्क जो होते हैं ना, ड्राई डेसिडियस पता है ना सबको। ड्राई डेसिडियस कौन से होते हैं? जो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, जिनकी लीव्स शेड हो जाती है उन्हें हम कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई भी यहाँ पे मिलते हैं, मॉइस्ट भी मिलते हैं और श्रब लैंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो देखिए भाई, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण होता क्या है? सामुद्रिक कानून पर यहाँ पर 1982 के तहत एक संगठन बनाया गया था जिसका जमैका, किंगस्टन जमैका में इसके हेडक्वार्टर्स है। जो कि यहाँ पे क्या देखता है, अगर हम डीप सीबेड चले जाते हैं, हम गहरे समुद्र तल में चले जाते हैं, तो उससे संबंधित जितनी भी वहां पे गतिविधियां होती हैं या उससे संबंधित होने वाले जो भी हानिकारक प्रभाव हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना डीप सी माइनिंग होती है जैसे, तो इस प्रकार की अगर कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी होती है तो उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को यहाँ पे लेकर के आया गया है। इसे हम कहते हैं डीप सी माइनिंग इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। मतलब कि पूरे पैसिफिक वाले जो पूरा इलाका है वहां पर पार्टनरशिप के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली 11 कंट्रीज के बीच में 2018 में एक फ्री ट्रेड का अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता किया गया था, जिसमें इस पूरे इलाके में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को प्रमोट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर इसमें आप कंट्रीज के नाम आप सारे पढ़ सकते हैं। ब्रिटेन इसका 12वां मेंबर बनेगा।
और अभी इसका जो सिंगल मार्केट तो नहीं है इनकी पूरी, सो अभी जो है एक सामंजस्य की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से भी इसको जो है अभी इसमें जो है वो आप याद रखिएगा, इसमें 11 कंट्रीज के नाम यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। ये 11 कंट्रीज है 2018 में जिनके साथ हुआ था, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, कि हम लोग पैसिफिक रीजन से अभी शेयर नहीं करते हैं ना, तो इंडिया इसका फिलहाल जो है वो मेंबर नहीं है। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट्स या इस प्रकार की जो चीजें होती है ना हमसे, उससे एग्जाम में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह से कोई ना कोई टॉपिक पे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बन जाती है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इस पूरे को लिख लीजिएगा। और ये सारी जो चीजें हैं हमसे पूछी जा सकती हैं, सीधा सीधा सवाल। जो भी आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आती हूँ, आपको जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप कराती हूँ, कवर अप कराती हूँ, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको यहाँ पे जो है पूरा जो है आपको पूरा लर्न करना है, आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है भाई। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर एकदम एग्जाम के लिए लर्न करनी है, और ये सब आप नोट कर लीजिए। और ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें, चाहे यूपीपीसीएस के लिए कर रहे हैं, किसी भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, बीपीएससी यूकेपीएससी, तो हर एक के लिए आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। तो इस पूरे को आपको लर्न करना है, इस पूरे को आपको समझना है, इस पूरे को आपको याद रखना है। और इस पूरे को लिख लीजिए, यहाँ तक लर्न कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।